जरा एक पल के लिए इस बात की कल्पना कीजिए, दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी देश में हो, बच्चा हो या बूढ़ा, वो अपने फोन से इस महीने कम से कम 8 बार डिजिटल पेमेंट कर रहा है। बाप रे, मतलब पूरी 8 अरब की वैश्विक आबादी। बिल्कुल। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन लगता है ना, लेकिन असल में ये कोई कल्पना नहीं है। मार्च 2026 में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई पर जो 64 बिलियन ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए हैं, उसका पैमाना बिल्कुल यही है। सच में ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। इतने बड़े स्तर पर डिजिटल लेन देन तो दुनिया के इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं। हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां बदलाव की रफ्तार वाकई चौंका देने वाली है। 4 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स के स्रोतों का आज हम जो गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं, उसका असली मिशन यही है। सही कहा। और आज हमारे पास जो स्रोत है, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हों, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा या फिर वैश्विक कूटनीति से देखें, ये अलग-अलग खबरें नहीं हैं। हाँ, ये आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, वे एक बेहद तेजी से आकार ले रहे नए भारत का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन अलग-अलग क्षेत्रों के घटनाक्रमों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो हमें उस पूरी मशीनरी के काम करने का तरीका समझ में आने लगता है। तो मतलब कोई भी देश रातों रात इस पैमाने पर कोई डिजिटल या आर्थिक छलांग नहीं लगा लेता। एकदम सही। इसके लिए बहुत ही बुनियादी स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है, और वो तैयारी वो सबसे पहले शिक्षा के स्तर पर ही होती है। तो चलिए इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अपग्रेड से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्रोतों में शिक्षा मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। हाँ, यूजीसी वाला फैसला है ना? जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की सिफारिशों के बाद अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब हम सबकी जानी पहचानी एनसीईआरटी, उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। वही तो मुझे यहाँ समझना है। मतलब जो संस्था दशकों से हमारे स्कूलों के लिए बस किताबें छापती आई है, उसे अचानक एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये सिर्फ एक नाम का बदलाव है या? नहीं, ये महज नाम का बदलाव बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसके पीछे की जो असली वजह है वो है स्वायत्तता, या कह ले ऑटोनॉमी। अच्छा, स्वायत्तता। हाँ, हमारे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से ये रही है कि सिलेबस को अपडेट करने की जो प्रक्रिया है वो बेहद धीमी है, बहुत नौकरशाही से भरी होती है। मतलब अगर आपको कोई नया कोर्स शुरू करना है तो उसे कई अकादमिक परिषदों और कमेटियों से मंजूरी दिलवानी पड़ती है, जिसमें सालों लग जाते होंगे। और क्या, सालों लग जाते हैं। और आज के समय में जब तक आप 4 साल लगाकर कोई नया सिलेबस पास करवाएंगे, तब तक तो वो तकनीक ही पूरी तरह से पुरानी हो जाएगी। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और इसीलिए एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। इस दर्जे के बाद एनसीईआरटी के पास अपने खुद के डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम डिजाइन करने की आजादी होगी। अरे वाह, मतलब वो अब तेजी से फैसले ले सकते हैं। हाँ, वे बिना लंबी नौकरशाही प्रक्रिया के तुरंत नए कोर्सेज लागू कर सकते हैं। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि स्रोतों में एक और खबर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इस पर एक नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। स्कूल के बच्चों के लिए एआई? जी हाँ, आप खुद सोचिए, 10 साल पुरानी व्यवस्था के साथ तो आप आज के युवाओं को एआई नहीं पढ़ा सकते हैं ना। इसके लिए एक ऐसे संस्थान की जरूरत है जो इंडस्ट्री की तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिला सके। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। मतलब कुल मिलाकर हम युवाओं के बुनियादी ढांचे को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसका एक और सटीक उदाहरण मुझे स्रोतों में दिखा। वो है गति शक्ति विश्वविद्यालय और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के बीच हुआ नया समझौता। दोनों ने एविएशन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए एक एमओयू साइन किया है। देखिए, ये समझौता भी उसी ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। ये शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने का एक सीधा तंत्र है। भारत का एविएशन सेक्टर इस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे सेक्टर्स में से एक है। हर दिन नई उड़ानें शुरू हो रही हैं। बिल्कुल, लेकिन वहां सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट तो नहीं चाहिए ना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट मैनेजमेंट और एविएशन इंजीनियरिंग के लिए उच्च स्तर के कुशल पेशेवरों की भारी जरूरत है। हाँ, पूरा इकोसिस्टम चलाना है। सही कहा। और डीजीसीए का गति शक्ति विश्वविद्यालय से जुड़ना ये सुनिश्चित करता है कि छात्रों को ठीक वही पढ़ाया जाए
जिसकी जरूरत कल सुबह इंडस्ट्री को होने वाली है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब यहाँ से सोचने वाली बात यह है कि जब ये युवा जो सीधे एआई और एविएशन मैनेजमेंट जैसी आधुनिक स्किल्स लेकर बाजार में उतरेंगे, तो वे आखिर किस तरह की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे? एक बहुत ही तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का। बिल्कुल, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि बाजार बेहद तेज रफ्तार और उच्च तरलता के दौर से गुजर रहा है। मैं वापस उस 64 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन वाले आंकड़े पर आना चाहूंगा। हाँ, वो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जब एक ही महीने में इतनी बड़ी संख्या में डिजिटल लेनदेन हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे की घूमने की जो गति है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दुनिया में नहीं है, बल्कि ये जो हमारा भौतिक बाजार है उसमें भी साफ दिखाई दे रही है। वो कैसे? स्रोतों के अनुसार मार्च 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 2.1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा एक महीने में? जी हाँ, और ये पिछले 11 महीने के उच्चतम स्तर पर है। देखिए, जीएसटी का ये आंकड़ा किसी भी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का सबसे भरोसेमंद थर्मामीटर होता है। मतलब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, लोग बाजार से ज्यादा सामान खरीदते हैं और हमारा आयात बढ़ता है, तभी जाकर जीएसटी कलेक्शन इस स्तर तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ मुझे अर्थव्यवस्था के इस इतने तेज इंजन में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले निवेश और नीतियां भी दिखाई दे रही हैं, मतलब जो थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देती हैं। अच्छा, जैसे कि? देखिए, एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एमिरेट्स एनबीडी बैंक को आरबीएल बैंक में 74% तक हिस्सेदारी निवेश करने की मंजूरी दे दी है। हाँ, ये एक बड़ा विदेशी निवेश है। और दूसरी तरफ जो खबर मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 के लिए जो 4 अप्रैल से 3 अक्टूबर 2026 के बीच तय की गई है 17% प्रतिवर्ष की ब्याज दर। 17%? रुको, मुझे यहाँ एक गंभीर आपत्ति है। एक सरकारी बॉन्ड पर 17% का रिटर्न, ये तो मतलब किसी सट्टेबाजी या बहुत ही अस्थिर अर्थव्यवस्था वाले देश का आंकड़ा लगता है। मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मतलब आमतौर पर सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स 7 या 8% के आसपास ही तो होते हैं, तो अचानक सरकार 17% क्यों दे रही है? ये बहुत ही पैनी नजर है आपकी, और सतह पर देखने पर यह दर वाकई डरावनी लग सकती है कि कहीं अर्थव्यवस्था खतरे में तो नहीं। लेकिन हमें इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के मैकेनिज्म को समझना होगा। अच्छा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट के उलट इन बॉन्ड्स की ब्याज दरें बाजार के कुछ विशिष्ट बेंचमार्क से जुड़ी होती हैं। जब जीएसटी 2 लाख करोड़ के पार हो और यूपीआई 64 बिलियन छू रहा हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिस्टम में बेतहाशा नकदी है, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। हाँ, लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। और इतनी ज्यादा नकदी से महंगाई बिल्कुल बेकाबू हो सकती है। तो सरकार और आरबीआई को कभी-कभी बाजार से इस अतिरिक्त नकदी को तुरंत सोखने के लिए बहुत ही आक्रामक उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओहो, तो ये 17% की जो दर है वो कोई स्थायी ब्याज नहीं है, बल्कि एक चुंबक की तरह है, ताकि बड़े निवेशक अपना पैसा बाजार से निकालकर सीधे सरकार के पास सुरक्षित रख दें और महंगाई कंट्रोल में रहे। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। ये कुछ ही महीनों के लिए लाया गया एक बहुत ही टारगेटेड वित्तीय उपकरण है, बस बाजार को संतुलित करने के लिए। समझ गया, ये तो काफी स्मार्ट मूव है ना? और वहीं अगर हम आरबीएल बैंक में उस एमिरेट्स एनबीडी के 74% निवेश की बात करें, तो ये विदेशी पूंजी का कोई ऐसा हॉट मनी निवेश नहीं है जो आज आया और कल वापस चला जाएगा। हाँ, क्योंकि एमिरेट्स तो गल्फ का बैंक है। बिल्कुल, गल्फ के देशों के पास तेल से आने वाला बहुत बड़ा रिजर्व है और वे अब ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं जहां नीतियां स्थिर हों। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर में उनके लंबे समय के भरोसे का प्रतीक है। लेकिन देखिए, जब इतने बड़े स्तर पर पैसा बाजार में घूम रहा हो, बैंकिंग प्रणाली में इतना भारी विदेशी निवेश हो, तो जाहिर है जोखिम भी उतना ही बड़ा हो जाता है। जोखिम तो बढ़ता ही है। मतलब अगर कल को कोई बड़ी संस्था डूबती है तो तबाही भी तो बहुत बड़ी होगी, है ना? बिल्कुल होगी। और इसी जोखिम को कम करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अच्छा, क्या फैसला है वो? उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को
डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स या DSII घोषित किया है। बाप रे, ये तो बहुत ही भारी भरकम नाम है। इस DSII को हम आसान भाषा में कैसे समझें? क्या हम इन्हें एक विशाल गगनचुंबी इमारत के उन मुख्य लोड बेयरिंग खंभों की तरह देख सकते हैं जिन पर पूरी इमारत का ढांचा टिका होता है? ये तो बहुत ही बेहतरीन उपमा है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर कोई छोटी खिड़की टूटे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इन खंभों में दरार आ गई तो पूरी इमारत ही धड़ाम से गिर जाएगी। एकदम सही। इन बीमा कंपनियों के पास हमारे करोड़ों आम लोगों की जीवन भर की कमाई का पैसा सुरक्षित होता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए टू बिग टू फेल हैं। यानी ये इतने बड़े हैं कि इन्हें फेल होने ही नहीं दिया जा सकता। जी, क्योंकि इनका विफल होना पूरे देश के वित्तीय सिस्टम को एक भारी संकट में डाल सकता है। इसलिए जब इन्हें DSII घोषित किया जाता है तो रेगुलेटर इन पर सामान्य कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा कड़ी शर्तें और निगरानी थोपते हैं। अच्छा, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ, इन्हें अपने पास एक अतिरिक्त रिजर्व फंड हमेशा रखना होता है ताकि बाजार में कोई भी बड़ा आर्थिक झटका लगने पर भी आम आदमी का पैसा बिल्कुल न डूबे। चलिए, ये जानकर तो सच में थोड़ी राहत हिलती है। अब जब हम इस इतनी विशाल, तेज रफ्तार और सुरक्षित अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे हैं, तो एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस पूरे सिस्टम, इन सारे सर्वर्स और इस मैन्युफैक्चरिंग को 2400 घंटे चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ऊर्जा के बिना तो ये इंजन चल ही नहीं सकता। और यहीं से हम आज की चर्चा के सबसे पेचीदा हिस्से में प्रवेश करते हैं, क्योंकि स्रोतों में ऊर्जा को लेकर जो जानकारी दी गई है वो मुझे पूरी तरह से विरोधाभासी लग रही है। विरोधाभासी? वो किस तरह से? एक तरफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA की रिपोर्ट है जो बड़े गर्व से बता रही है कि भारत 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन गया है। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रुड़की की एक इंडिजिनस एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को वित्तीय सहायता भी दी है, जो बैटरी और स्टोरेज के भविष्य पर काम कर रही है। मतलब ये सब सुनकर तो बहुत ही ग्रीन और पर्यावरण के अनुकूल लगता है। निश्चित रूप से ये भविष्य की ग्रीन एनर्जी नीतियों की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन मेरी असली आपत्ति इसके ठीक बाद आने वाली खबर को लेकर है। कौन सी खबर? एक तरफ हम ग्रीन एनर्जी का इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कोल इंडिया का ही हिस्सा है, इन्होंने उड़ीसा के लखनपुर में भारत का पहला स्वदेशी कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्लांट लगाने का समझौता किया है। अच्छा, वो वाला प्लांट? हाँ, एक विशाल कोयला प्लांट। ये तो सरासर दोगलापन लगता है ना? मतलब एक तरफ हम दुनिया के सामने मंच पर दिखा रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के चैंपियन हैं और दूसरी तरफ हम अपने ही देश में कोयले के इतने बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। हम आखिर जाना कहाँ चाहते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये दोगलापन क्यों लग रहा है, लेकिन असल में ये दोगलापन नहीं है, बल्कि ये विकासशील देशों की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है। इसे हम नीति निर्माताओं की भाषा में डेवलपिंग नेशन डिलेमा या विकासशील राष्ट्र की दुविधा कहते हैं। दुविधा कैसी? पश्चिमी देश अपना पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोयले पर खड़ा कर चुके हैं, अमीर बन चुके हैं और अब वे हमें कार्बन कम करने का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन भारत जैसे देश के सामने चुनौती दोहरी है। हाँ, हमें तो अभी विकास करना है। बिल्कुल, हमें एक तरफ अपनी 1 अरब से ज्यादा की आबादी का पेट भरना है, उनकी जरूरतें पूरी करनी है, और दूसरी तरफ भविष्य की क्लीन एनर्जी में भी अपनी जगह बनानी है। लेकिन एक मिनट, कोयले से लोगों का पेट कैसे भरेगा? यही तो इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है। ध्यान दीजिए, ये प्लांट कोयले को जलाकर बिजली बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्लांट है। अमोनियम नाइट्रेट? हाँ, यहाँ कोयले को एक उच्च तकनीक के जरिए गैसिफाई किया जाएगा, यानी उसे भट्टी में सीधे जलाने के बजाय गैस में बदला जाएगा और फिर उस गैस से अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाएगा। और अमोनियम नाइट्रेट हमारी खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स का एक बेहद महत्वपूर्ण घटक है। ओह, अच्छा, ये खाद बनाने के लिए? जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हम अपने उर्वरकों के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी आयात पर निर्भर है। तो इसका मतलब है कि हम अपने देश में मौजूद प्राकृतिक संसाधन यानी कोयले, उसका उपयोग करके अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। एकदम सही। ये सिर्फ ऊर्जा का मसला नहीं है, ये हमारी रणनीतिक आज़ादी का मसला है। हम अपनी वर्तमान की कृषि जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते, है ना? इसलिए हम अपनी उपलब्ध खदानों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अब मुझे ये बात समझ आ रही है। और साथ ही
उस रुड़की की एनर्जी स्टोरेज कंपनी को फंड देकर हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में जब सूरज ढल जाए या हवा न चले तब भी हमारी रिन्यूएबल ग्रिड बिना रुके काम करती रहे। तो देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है। वाकई ये तो बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज किया जा रहा है और शायद विकास और पर्यावरण के इसी जटिल संतुलन को वैज्ञानिक तरीके से ट्रैक करने के लिए ही वो इंडिया एसडी डैशबोर्ड तैयार किया गया है। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में बताया गया है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस के साथ मिलकर इसे बनाया है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सही कहा। बिना सख्त और पारदर्शी डेटा के हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हमने आर्थिक प्रगति की है और कहाँ हमने अनजाने में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। डेटा ही वो रोशनी है जो हमें दिखाती है कि ये जो संतुलन है वो जमीन पर काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल सही बात है। वैसे तकनीक और सुरक्षा के इसी संतुलन से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर है। टेलीकम्युनिकेशंस विभाग ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 31 दिसंबर 2026 तक सिम बाइंडिंग अनुपालन पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। ये बहुत ही जरूरी कदम है। मुझे ये बताइए कि ये सिम बाइंडिंग वास्तव में काम कैसे करती है और ये हमारे उन 64 बिलियन ट्रांजैक्शंस को आखिर कैसे सुरक्षित रखती है? देखिए, ये आज के डिजिटल युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र है। साइबर फ्रॉड का एक बहुत ही आम तरीका बन गया है सिम क्लोनिंग, या जिसे हम सिम स्वैपिंग कहते हैं। हाँ, मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। इसमें होता यह है कि जालसाज धोखे से आपके फोन नंबर का एक डुप्लीकेट सिम अपने पास निकाल लेता है और फिर आपके सारे बैंक के ओटीपी उसके फोन पर जाने लगते हैं और पलक झपकते ही खाता खाली। बिल्कुल। लेकिन ये जो सिम बाइंडिंग तकनीक है, ये इस फ्रॉड को लगभग नामुमकिन बना देती है। इस तकनीक के तहत कोई भी महत्वपूर्ण बैंकिंग सर्विस या ओटीटी ऐप आपके मोबाइल के हार्डवेयर और उस डिवाइस में लगे भौतिक सिम कार्ड, उन दोनों के जोड़े को एक साथ पहचानता है। मतलब अगर मेरा नंबर किसी और ने क्लोन करके किसी और फोन में चालू भी कर लिया तो भी वो ऐप काम नहीं करेगा? एकदम सही। अगर आपका असली सिम कार्ड उस विशिष्ट मोबाइल फोन के स्लॉट में मौजूद नहीं है तो ऐप तुरंत एक्सेस को ब्लॉक कर देगा। ये तकनीक यूजर की पहचान को उस डिवाइस की भौतिक मौजूदगी के साथ बाइंड यानी पूरी तरह बांध देती है। अरे वाह, ये तो वाकई एक अभेद्य सुरक्षा तंत्र है। तो अब तक की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि हमारी नीतियां, तकनीक, शिक्षा और अर्थव्यवस्था ये सब मिलकर देश का एक बहुत ही मजबूत आंतरिक ढांचा खड़ा कर रहे हैं। हाँ, एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो रहा है। लेकिन देखिए, ये जो इतनी भारी भरकम नीतियां हैं, चाहे वो रिन्यूएबल ऊर्जा ग्रिड हो, कोयला प्लांट हो या इतनी जटिल संचार व्यवस्था, ये अपने आप हवा में तो काम नहीं करती है ना? बिल्कुल नहीं। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। और स्रोतों का जो हमारा अंतिम हिस्सा है वो हमें इसी इंजन रूम के भीतर ले जाता है जहां से ये सब कुछ नियंत्रित होता है। और यहाँ जो नई कॉरपोरेट और प्रशासनिक नियुक्तियां हुई हैं वो सीधे तौर पर हमारी अब तक की चर्चा से ही जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, जैसे कृष्ण कुमार सिंह ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। और अनुराग कपिल एनएमडीसी लिमिटेड के निदेशक वित्त बने हैं। देखिए, सेल और एनएमडीसी हमारे देश के स्टील और माइनिंग सेक्टर की पूरी रीढ़ हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम ओडिशा में कोयला गैसिफिकेशन प्लांट लगाने या पूरे देश में ऊर्जा स्टोरेज ग्रिड बिछाने की बड़ी बातें करते हैं तो वो लोहा और खनिज आखिर इन्हीं संस्थाओं के कुशल प्रबंधन से ही तो आता है। हाँ, बिना इसके तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। साथ ही चंचल कुमार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय INB के सचिव का पदभार ग्रहण किया है, जो इस पूरे बदलाव के नैरेटिव और सरकारी संचार को जनता तक पहुंचाने का अहम काम करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और हमें गहराई से समझनी होगी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और नेतृत्व केवल देश की भीतरी सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता। एक शक्तिशाली राष्ट्र का जो प्रभाव होता है वो वैश्विक होता है। बिल्कुल, और हमारी कूटनीति तथा वैश्विक भागीदारी की खबरें इसका सीधा प्रमाण है। हाँ, जैसे ब्राजील वाली खबर। जी, ब्राजील की अध्यक्षता में कैंपो ग्रांडे में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, इस पर कन्वेंशन का 15वां सम्मेलन यानी COP15 संपन्न हुआ। पर्यावरण के इस वैश्विक सम्मेलन में भारत की भागीदारी ये दिखाती है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरे वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जिम्मेदार हैं। सही कहा।
इसके अलावा मंगोलिया में मंगोलियन पीपल्स पार्टी के उच्चरलन्याम ओसोर का नया प्रधानमंत्री चुना जाना, या फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाना, ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में शांति, स्थिर नेतृत्व और पर्यावरण सुरक्षा आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। कोई भी देश अकेले एक आइसोलेशन में विकास नहीं कर सकता। एकदम सही। एक तरफ जहां हम पूरी दुनिया के साथ इन आधुनिक और वैश्विक मुद्दों पर जुड़ रहे हैं, वहीं अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा हो, तो आपकी सांस्कृतिक जड़ें ही आपको स्थिर रखती हैं। और शायद इसीलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली के संविधान सदन में सुधा मूर्ति की पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम, भारत की हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन इतना अर्थपूर्ण लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीकात्मक कदम है ना? मतलब एक ऐसा देश जो एआई का नया सिलेबस लिख रहा है, करोड़ों डिजिटल लेन देन सेकंड्स में कर रहा है, वो अपनी संसद की दीवारों पर बने भित्ति चित्रों यानी म्यूरल्स, उनके माध्यम से अपने इतिहास को भी सहेज रहा है। ये कला मात्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की याद है कि ये लोकतंत्र और ये देश कितनी लंबी और कठिन यात्रा करके आज यहाँ तक पहुंचा है। और इसी को तो असली सॉफ्ट पावर कहते हैं। भविष्य की उड़ान तभी सुरक्षित होती है जब जड़ें जमीन में गहराई तक धंसी हों। बहुत खूब कहा आपने। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है? हाँ। हम देखते हैं कि एक राष्ट्र अपने छात्रों के हाथों में एआई की ताकत थमा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था हर महीने 64 बिलियन डिजिटल पेमेंट संभाल रही है और विदेशी निवेश का भरोसा भी जीत रही है। हाँ, हम रिन्यूएबल ऊर्जा में विश्व पटल पर लीडर बन रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए अपनी जमीन के संसाधनों का भी समझदारी से उपयोग कर रहे हैं। और इन सब के बीच हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर की कहानियों को भी जिंदा रखे हुए हैं। ये एक बेहद सुनियोजित और बहुआयामी विकास का मॉडल है, जहां तकनीकी छलांग और सांस्कृतिक ठहराव दोनों एक साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन देखिए, इस पूरी शानदार चर्चा के बाद भी मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार लगातार घूम रहा है। अच्छा, वो क्या है? स्रोतों में हमने देखा कि भारत कितनी तेजी से एआई के पाठ्यक्रम ला रहा है और एक महीने में 64 बिलियन डिजिटल लेन देन हो रहे हैं। ये एकदम एक्सट्रीम डिजिटाइजेशन का दौर है। हाँ, रफ्तार तो बहुत तेज है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगले 5 से 10 वर्षों में ये चरम डिजिटलीकरण एक आम नागरिक की भौतिक वास्तविकता को कैसे बदल देगा? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब जब हर सेवा, हर शिक्षा और यहाँ तक कि हमारी हर बातचीत स्क्रीन के पीछे सिमट जाएगी, तो क्या हमारा भौतिक बुनियादी ढांचा और सबसे बढ़कर हमारा मानसिक स्वास्थ्य, क्या वो इस डिजिटल विस्फोट के साथ तालमेल बिठा पाएगा? ये तो सच में डराने वाला पहलू है। या क्या हम बहुत ही तेजी से एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां भौतिक और डिजिटल के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाएगी और जो असली मानवीय संपर्क है, एक दूसरे से मिलना जुलना, वो केवल एक विलासिता बनकर रह जाएगा? हम सभी के लिए ये एक ऐसा सवाल है जो इस रफ्तार के बीच खुद से पूछना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। तकनीक जितनी तेजी से बदल रही है, हमारे मानवीय मनोविज्ञान को उसके साथ ढलने में अभी बहुत समय लगेगा। बिल्कुल सही। तो इसी उकसाने वाले विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी और विचारों के इस अंतहीन सफर में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। इसलिए अपने आसपास हो रहे बदलावों पर नजर रखिए, सवाल पूछते रहिए और आगे की खोज के लिए हमेशा तैयार रहिए।